आप सभी को राधे राधे। आइए यूनिक हिंदी क्लासेस के साथ जुड़ते हैं और नियमित अध्ययन करने के लिए यूनिक हिंदी क्लासेस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। निःशुल्क अध्ययन करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं। हमारे द्वारा विद्यार्थियों के लिए जो सेवा हो सकती है मैं कर रहा हूँ। आशा है कि छात्र छात्राएँ इससे लाभ उठा रहे होंगे। नियमित पढ़ते रहिए। कल हमने आपको जो वीडियो उपलब्ध कराया उसमें आपको भाषा से संबंधित जानकारी दी और आपको राजभाषा और हमारी जो संविधान द्वारा स्वीकृत 22 भाषाएं हैं उनका अध्ययन कराया। ठीक है, आज हम आपको बताने वाले हैं कि भारतीय आर्य भाषा और उनकी समय सीमा। देखिए, ध्यान दीजिए। भारतीय आर्य भाषाएं, भारतीय आर्य भाषाएं। ठीक है, आपको भारतीय आर्य भाषाएं जाननी है। भारतीय आर्य भाषाओं में आपको वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, तो सबसे पहले हम प्राचीन आर्य भाषाएं। प्राचीन आर्य भाषा या प्राचीन भारतीय आर्य भाषा लिख सकते हो चाहो तो। प्राचीन, एक मिनट पूरा लिख देते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में जो है वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत रहेगी। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत दोनों का जो समय रहेगा वो 2000 ईसा पूर्व से लेकर के आपका 800 ईसा पूर्व तक रहेगा। 2000 ईसा पूर्व से 500 तक रहेगा। 800 तक तो अभी बता रहे हैं। 500 ईसा पूर्व तक। अब 800 में जो बोल गए हैं वो अभी आपको हम बताएंगे। उसमें लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत का रहेगा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 2000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक रहेगी। अब आप देखेंगे इसमें वैदिक, इसको दो भागों में बांट दिया गया है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। इसको हम दो भागों में बांट लेंगे। वैदिक संस्कृत लिख देंगे यहाँ पर, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत की जो समय सीमा रहेगी वो 2000 ईसा पूर्व से और आपकी 800 ईसा पूर्व तक रहेगी। मैं बताया था 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक आपकी रहेगी वैदिक संस्कृत और 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक आपकी रहेगी लौकिक संस्कृत। ठीक है, भारतीय आर्य भाषाओं में 2000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक इसको दो भागों में बांटा गया है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत की समय सीमा की बात करेंगे 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक। लौकिक संस्कृत की बात करेंगे 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये आपका हो गया। अब हम दूसरी बात करेंगे। ये तो 1 नंबर था जो पहला डिवाइडेशन था। दूसरा भाग होगा आपका मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा जो है उसकी समय सीमा 500
ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक का जो समय है ये आपका रहेगा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का। इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे 3 भाषाओं को। पहली जो भाषा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पाली भाषा पढ़ेंगे, और पाली भाषा का जो समय है वो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक रहेगा। 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक रहेगा। इसके बाद में जो हम भाषा पढ़ने वाले हैं वो भाषा है प्राकृत। प्राकृत भाषा का जो समय रहेगा वो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। ठीक है, ये आपका हो गया प्राकृत। इसके बाद जो तीसरी भाषा हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है अपभ्रंश। क्या है? अपभ्रंश। तीसरी भाषा जो है वो अपभ्रंश है, और 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक जो भाषा आप पढ़ेंगे वो अपभ्रंश है। इस प्रकार से आपने 2 भाग देख लिए। अब इसका जो तीसरा भाग है वो हम देखने वाले हैं। इसको चाहो तो फर्स्ट कर लो, इसको सेकेंड रोमन अंक में लिख लीजिए, इसको थर्ड डाल दीजिए। ठीक है, रोमन अंक में हमने इसको क्योंकि यहाँ पर 3 था, कन्फ्यूजन पैदा कर सकता था। अब आप देख रहे हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। लिखेंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो समय रहेगा वो 1000 ईस्वी से अब तक रहेगा। 1000 ईस्वी से अब तक। और इसी में हम आपको जब आगे बताएंगे तब बताएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की समय सीमा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल की समय सीमा, इस प्रकार से आपको बताएंगे। और यहीं से स्टार्ट होता है जो आपका काल विभाजन है। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें। हम थोड़ा किनारे हटे जा रहे हैं, फिर आगे बताते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और हम इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसको इरेज कर आगे बढ़ते हैं, और आगे हम आपको बताने वाले हैं, जो आपको बताने वाले हैं वो आप उत्सुक होंगे सर आगे क्या बताने वाले हैं। निःशुल्क अध्ययन करने के लिए अधिक से अधिक छात्रों तक हमारे चैनल को शेयर करें, चैनल का लिंक शेयर कर दें ताकि अन्य छात्र भी जुड़ सकें और उनको भी फ़ायदा हो सके। देखिए, हम आपको बताने वाले हैं लिपि। अब हम बताएंगे लिपि क्या है। लिपि के बारे में आपको जानना है। बात करेंगे लिपि की, तो जिस रूप में वर्ण या अक्षर लिखे जाते हैं, वर्ण या अक्षर लिखे जाते हैं, उसे लिपि कहते हैं। उसे लिपि कहते हैं। लिपि स्क्रिप्ट। ठीक है, स्क्रिप्ट।
लिपि स्क्रिप्ट, SCRIPT। स्क्रिप्ट जिस रूप में वर्ण या अक्षर लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। आगे देखेंगे प्राचीन समय में जो लिपि थी, प्राचीन समय में प्राचीन समय में तीन लिपियां प्रचलित थी। प्राचीन समय में 3 लिपियां प्रचलित थी, और वो 3 लिपि थी कौन कौन? वो 3 लिपि कौन कौन थी, ये आपको जानना जरूरी है। 3 लिपियां जो थी प्राचीन काल में वो कौन कौन सी थी? तो उसमें से पहली आती थी सिंधु घाटी लिपि। सिंधु घाटी लिपि, ठीक है। पहली जो होती थी वो सिंधु घाटी लिपि होती थी, और जो दूसरी होती थी वो आपकी होती थी खरोष्ठी लिपि। दूसरी आपकी खरोष्ठी लिपि होती थी, और जो तीसरी होती थी वो होती थी ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि होती थी। अब जब प्रश्न आएगा तब आपसे पूछेगा कि आधुनिक देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है, तब आपको लिखना है ब्राह्मी लिपि से। वर्तमान में जो लिपि प्रचलित है वो देवनागरी लिपि है, उसकी उत्पत्ति किससे हुई है? ब्राह्मी, ठीक है। अब ये आपसे जो प्रश्न पूछेगा वो ब्राह्मी लिपि को लेकर के ही पूछेगा। छोटे क्लासों में पूछा जाता है लिपि किसे कहते हैं, तो उनको बता देना है जिस रूप में वर्ण या अक्षर लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे देवनागरी लिपि, इससे उद्गम हुआ है, बात की है तो बता देते हैं। देवनागरी लिपि जो वर्तमान समय में प्रचलित है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है? ब्राह्मी से हुई है। देवनागरी लिपि की विशेषता क्या है? यह एक आक्षरिक लिपि है। आक्षरिक मतलब वर्ण। अभी आगे के क्लास में आपको वर्ण के बारे में बताएंगे, ठीक है। वर्ण, स्वर, व्यंजन, अयोगवाह, अनुस्वार, ठीक है, ये सब आपको डीपली बताया जाएगा। कंठ, ठीक है, ओष्ठ, इन सब जो है वर्णों के बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है। निरंतर कक्षा में बने रहिए। अब हम सबसे पहले बात करेंगे देवनागरी लिपि की, तो हेडिंग डाल लेते हैं देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि है क्या, इसको भी जान लेना आवश्यक है, ठीक है। हिंदी जो हमारी वर्तमान में है, हिंदी की वर्णमाला या हिंदी वर्णमाला जिस लिपि में लिखी जाती है, हिंदी वर्णमाला जिस लिपि में लिखी जाती है, हिंदी वर्णमाला जिस लिपि में लिखी जाती है उसे देवनागरी लिपि कहा जाता है, या वह देवनागरी लिपि है। वह देवनागरी लिपि है, या उसे देवनागरी लिपि कहते हैं, ठीक है। हमारी हिंदी वर्णमाला जिस लिपि में लिखी जा रही है वही देवनागरी लिपि है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम वर्ण की। आप चाहो स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, तो मिटाते हैं। इस प्रकार से आपने लिपि के बारे में जाना। आप देखिएंगे आप, और वर्ण की बात आई थी, वर्णमाला है ना, तो
तो वर्णमाला जब प्रारंभ हो रही है तो वर्ण किसे कहते हैं, ये जानकारी होनी चाहिए। वर्ण, हेडिंग डाल लेंगे वर्ण। हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं क्रम से, और वो हिंदी की वर्णमाला, हिंदी की भाषाएं, उपभाषाएं, धीरे धीरे क्रम से हम आगे बढ़ेंगे। आप निरंतर बने रहिए क्लास में। बस आपको करना यही है कि चैनल को अधिक से अधिक छात्रों तक शेयर करना है ताकि सबको ये लाभ मिल सके। हमने रस, छंद, अलंकार, संधि, समास, पर्यायवाची, कुछ पर्यायवाची अभी उपलब्ध कराए हैं। अभी अगले वीडियो में आपको और भी पर्यायवाची उपलब्ध करा देंगे, और बाकायदा कविता में पर्यायवाची आपको मिलेंगे, जिससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। एक बार अगर आपने याद कर लिया फिर जीवन पर्यंत आप नहीं भूलेंगे। तो इस प्रकार से सबसे पहले वर्ण देखते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को, ध्वनि के लिखित रूप को, जो ध्वनि का लिखित रूप है वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण या अक्षर कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं। ठीक है। हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर हैं। हम हिंदी वर्णमाला की बात कर रहे हैं अभी। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर हैं। अब आपको बताया जाएगा कि 52 अक्षर हैं कौन कौन से। तो सबसे पहले हम डिवाइडेशन कर लेते हैं। अल्फ़ाबेट तो हम बाद में लिखेंगे, वर्णमाला बाद में लिखेंगे, पहले हम डिवाइड कर लेते हैं है क्या। तो दरअसल में स्वर कितने हैं, स्वर की कैटेगरी क्या है। स्वर मूल रूप से 11 है। ठीक है। फिर इसके बाद में अनुस्वार है एक। अनुस्वार क्या है, अनुस्वार 1 है। ठीक है। ब्रैकेट में लिखे भी दे रहे हैं, अंग है। ठीक है। इसके अनुस्वार 1 है। फिर आपका विसर्ग आपका 1 है। ठीक है। तो टोटल हो गए आपके 13। विसर्ग क्या है, टोटल हो गए 13। जो अल्फ़ाबेट में देखेंगे, वर्णमाला में देखेंगे तो ये स्वर के लिए ऊपर ही लिखे रहते हैं, स्वर वाले कॉलम में ऊपर लिखे रहते हैं। फिर आता है व्यंजन, तो व्यंजन नीचे होते हैं। अब व्यंजन की बात करेंगे। व्यंजन, तो व्यंजन बताया गया है 33 होते हैं। ठीक है। 33 व्यंजन होते हैं। अब आप देखेंगे जो संयुक्त व्यंजन या मिश्र व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। संयुक्त व्यंजन है आपके 4। कौन कौन से हैं, ये स्वर तो आप जानते हैं, इनको छोड़ करके शेष स्वर में आ जाएंगे। और जो लिखने जा रहे हैं हम, ये संयुक्त व्यंजन हैं। कौन कौन से हैं, तो ये आपके छा, त्रा, ज्ञा है, और एक आता है स्रा। ठीक है। ये आपके 4 जो हैं ये संयुक्त व्यंजन में हैं। फिर आते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन, तो द्विगुण व्यंजन में 2 आते हैं। एक आता है और ये डा ढा। ठीक है। डा और ढा ये आता है। इनका भी उपयोग आगे बताएंगे हम। जैसे ढक्कन लिखना है आपको, ठीक है, तो आप ढा से स्टार्ट करेंगे। मेढक, ढा है ना, ढक्कन नहीं, मेढक। मेढक लिखना है तो आप ढा का प्रयोग करते हैं ना, ढा के नीचे बिंदी रखते हैं। इस प्रकार से आप देखते, जरा हम देख ले पहले 52 है कि नहीं है। 1 2 3 6 4 10 2 12 के 2 हाथ मिला 1 1 2 2 3 5। इस प्रकार से टोटल आपके 52 आ गए। ठीक है।
जैसे आपको लिखना, इनका उपयोग हम बता दे रहे अभी यहीं पर। जैसे आपको सड़क लिखना है, सड़क, तो ये ड़ा है। और जैसे आपको लिखना मेढक, मेढक, तो आपका ये ढा है। ये ढा, सड़क है, रा है, और ये ढा है। अच्छा, जब वर्णमाला लिखेंगे अभी हम आपको अगले जो वीडियो में बताएंगे, अगली कक्षा में बताएंगे, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए अगली कक्षा में ही आपको इनकी और इनकी व्याख्या करेंगे। तो आपको बता देंगे, हम सारा को डिटेल बता देंगे। छा किससे बनता है, त्रा किससे बनता है, ज्ञा किससे बनता है, सरा किससे बनता है, ये भी बताएंगे। और आप देखेंगे वहाँ पर डा है, केवल डा, ये बिंदी वहाँ पर नहीं होगी। ये जो 33 वर्ण होंगे इनमें, और इसमें भी ढा होगा जो आपका, ये यहाँ पर बिंदी नहीं होगी। ठीक है, इस प्रकार से आपने देखा, जितना हमने बताया है शायद आपकी समझ में आ गया होगा। यूनिक हिंदी क्लासेस चैनल को अधिक से अधिक छात्रों तक शेयर करिए। नियमित रूप से निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें, ताकि उन छात्रों को, दूर दराज छात्रों को भी फ़ायदा हो सके जो नियमित रूप से अध्ययन करना चाहते हैं। यहाँ पर कोई लालच नहीं दिया जाता है, किसी भी प्रकार की कोई अनर्गल बातें नहीं की जाती हैं। आपको अधिक से अधिक कंटेंट उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। आपको झूठा आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, गीता की पंक्ति एक बार आप सुने, ताकि आपको कुछ मोटिवेशन मिल सके। केवल सपनों को देख देख राह नहीं मिल जाती है, कर्मों से भाग्य बदलता है, गीता हमको सिखलाती है। इसलिए निरंतर अध्ययन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।